हाल ही में संसद से विनियोग विधेयक 2026 पारित हुआ। विनियोग विधेयक यानी एप्रोप्रिएशन बिल उस प्रकार का विधायी प्रस्ताव है जो भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कानूनी रूप से धन निकालने की व्यवस्था करता है, जिससे सरकार के खर्च पूरे होते हैं। विनियोग विधेयक के अंतर्गत आपको कई चीजें जाननी चाहिए। एक तो इसको पारित करने की प्रक्रिया क्या है, साथ ही विनियोग विधेयक डिमांड्स फॉर ग्रांट्स को मंजूरी मिलने के बाद ही पेश किया जाता है लोकसभा में। तो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स क्या होती हैं, यानी अनुदान की मांग क्या होती है। इसके अलावा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जिसकी व्यवस्था संविधान में की गई है, ये भी चीज आपको जाननी चाहिए। तो इन सभी पक्षों पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें विनियोग विधेयक के बारे में। विनियोग विधेयक का उल्लेख कहां पर किया गया है? विनियोग विधेयक का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 114 में किया गया है। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि एक 110 आर्टिकल 110 भी इससे संबंधित है। क्यों संबंधित है? क्योंकि विनियोग विधेयक आर्टिकल 110 के अनुसार क्या है, एक प्रकार का धन विधेयक है। तो धन विधेयक को पारित करने की जो प्रक्रिया होती है वही कहीं ना कहीं विनियोग विधेयक को प्रभावित करती है, इसको पारित करने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। और जब हम धन विधेयक की बात करते हैं तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको तय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष इस बात को तय करने में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करते हैं। और साथ ही धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया में राज्यसभा की अपनी सीमाएं होती हैं। विनियोग विधेयक क्यों पारित किया जाता है? विनियोग विधेयक ही उस प्रकार की व्यवस्था करता है कानूनी रूप से कि सरकार संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से धन निकाल सकती है। जब हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसकी व्यवस्था संविधान के आर्टिकल 266(1) में की गई है। यह किस प्रकार का धन संचित निधि है? यह किस प्रकार का फंड है? यह इस प्रकार का फंड है जहां पर सरकार की सारी आय आती है, सरकार का सारा राजस्व आता है। सरकार के राजस्व का मतलब है कि यहाँ पर सरकार का प्रत्यक्ष कर भी होता है, इसके अंतर्गत शामिल होता है, अप्रत्यक्ष कर भी इसी के अंतर्गत शामिल हो जाता है। इसके अलावा जो सरकार ऋण प्राप्त करती है वो भी इसी में जमा किए जाते हैं, और जो सरकार ने ऋण दिए हैं उनकी वसूली से प्राप्त धन भी यहीं पर आता है। इसी से सरकार का आप कह सकते हैं लगभग जो सभी खर्च हैं वो यहीं से पूरे किए जाते हैं। लेकिन सरकार यहां से 1 रुपया भी निकाले, इसकी व्यवस्था कहां से होती है? विनियोग विधेयक 114 के माध्यम से होती है। तो इस विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम जानेंगे। जैसा कि अभी आपको बताया था, आर्टिकल 114 के अंतर्गत ये आता है। और विनियोग विधेयक आर्टिकल 110 के अंतर्गत किस प्रकार के विधेयक के रूप में वर्गीकृत है? एक धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत है। जब वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट पर चर्चा और साथ ही डिमांड्स फॉर ग्रांट्स यानी जो अनुदान की मांग होती है उस पर मंजूरी के बाद ही ये लोकसभा में वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कहां पर प्रस्तुत होता है? लोकसभा में। किसके द्वारा प्रस्तुत होता है? एप्रोप्रिएशन बिल वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। डिमांड्स फॉर ग्रांट्स क्या होती है? ये सरकार के खर्च का अनुमान होता है। ये किसके आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 113 के अंतर्गत आता है। इसमें किस प्रकार का सरकार के खर्च का अनुमान होता है? राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान प्रदान किया जाता है वो। इसके अलावा जो सरकार अग्रिम प्रदान करती है, एडवांसेस प्रदान करती है, ऋण लेती है, वो भी, उसका भी एक अनुमान प्रस्तुत किया जाता है इसके अंतर्गत। तो इसको मंजूरी मिलने के बाद ही क्या प्रस्तुत किया जाता है? एप्रोप्रिएशन बिल लोकसभा में वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब लोकसभा इस पर चर्चा करती है, लेकिन लोकसभा जो इसमें एप्रोप्रिएशन बिल में राशि दी हुई होती है या जो उद्देश्य निर्धारित होता है, इसमें संशोधन नहीं कर सकती। इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि राशि में संशोधन करने का मतलब क्या है कि आप संचित निधि से धन निकालने की व्यवस्था में एक परिवर्तन कर रहे हैं, या उसके उद्देश्य में परिवर्तन करने का मतलब है कि आप मूलभूत रूप से पूरी व्यवस्था, एक जहां पर हमें पहुंचना था उससे पहले ही कुछ उसमें ऐसा संशोधन कर रहे हैं जो उसमें बदलाव करता है। इसे लोकसभा भी जो इसमें राशि प्रस्तुत की जाती है और जो उद्देश्य प्रस्तुत किया जाता है उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। फिर ये यहां से लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा इसमें सिफारिश कर सकती है, सुधारों के या संशोधन की सिफारिश कर सकती है, लेकिन किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन सिफारिशों को स्वीकार करता है या नहीं करता है। सिफारिशों को स्वीकार करेगा या नहीं करता है, ये कौन डिपेंड करेगा?
ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके बाद इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि राज्यसभा के पास केवल 14 दिन होते हैं, 14 दिन में ही उसको ये विधेयक वापस लोकसभा में भेजना होता है। फिर जब ये पारित हो जाता है संसद से तो ये राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये क्या होता है, ये एक कानून बन जाता है। और कानून बनने के बाद आप भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से धन निकाल सकते हैं। जब हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात हमने कर ली 266(1) के अंतर्गत, तो ये पूरी प्रक्रिया है। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व, सबसे बड़ा महत्व यह है कि ये संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत एक विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करता है। संसदीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये कार्यपालिका पर, उसके खर्चों पर एक नियंत्रण स्थापित करता है। कार्यपालिका मनमाने तरीके से खर्च ना कर सके, जनधन का प्रयोग मनमाने तरीके से ना कर सके, उस पर एक नियंत्रण एस्टेब्लिश करता है। उसी पर नियंत्रण एस्टेब्लिश करने की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। यानी ये वित्तीय अकाउंटेबिलिटी, जो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी है, जो वित्तीय जवाबदेही है सरकार की, उसको निर्धारित करने में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करता है। ये इसका एक सबसे बड़ा महत्व है। साथ ही इसमें जो खर्च किया जाता है उसका लेखा परीक्षा यानी उसका ऑडिट करने का अधिकार किसको है? इसका ऑडिट करने का अधिकार है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को ही इसका ऑडिट करने का भी अधिकार है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो हमने इसके बारे में जानी। अब आपके लिए एक प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की संचित निधि से धन निकासी के लिए विनियोग विधेयक से संबंधित है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं 110, 112, 114 या अनुच्छेद 120। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होता है। फिर से एक नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।